हमारा लास्ट टॉपिक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। पहले सारी चीजें समझ लो, उसके बाद लिखने वाली चीज बाद में लिखवाऊंगी। दिख रहा है तुम्हें डायग्राम? दिख रहा है क्या किया जा रहा है इसके अंदर? सांस अंदर आ रही है, जैसे ही सांस अंदर देखो, ऊपर से ऊपर वो सांस अंदर ले रहा है और सांस अंदर लेगा तो इसको भी देखना, साथ में लंग्स है ना, ये तो लंग्स फैल रहे हैं और इसके नीचे भी कोई है कि पतला सा, पता नहीं पता नहीं क्या है कि स्ट्रक्चर है, ये भी पढ़ना है हमको क्या होता है करके, ठीक है। तो ये भी क्या हो रहा है, फैल रहा है। जैसे ही सांस बाहर जा रही है तो वापिस वो अपनी जगह पे आ रहा है, नहीं आ रहा है? देख पा रहे हो? रुक तो नहीं गया, ये चल रहा है ना। सांस अंदर ली जा रही है, ट्यूब है कुछ, वो लंग्स में खुल रहे हैं, लंग्स भी फैल रहा है जब सांस अंदर जा रही है। जैसे ही सांस बाहर आ रही है, एयर वापस आ रही है तो लंग्स वापस से सिकुड़ रहा है और उसके बाद जो ये नीचे कुछ लगा हुआ है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है और फिर वापस ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस, ये जो हम देख रहे हैं पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ये पूरा ब्रीदिंग हो रहा है, सांस अंदर सांस बाहर। और हमें पूरा इस सिस्टम को पढ़ना है कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर ये पूरा सिस्टम है वो काम करता है, हमको हेल्प करता है, ब्रीदिंग में हेल्प करता है, साथ में हमारा रेस्पिरेशन भी होता है इससे, ठीक है। अब इसके बाद मैं तुमको दिखा रही हूँ इमेज। इसके बाद ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या है? हमारी ह्यूमन बॉडी। ये जो नीचे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो मैं तुमको दिखा नहीं रही थी, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो अभी नहीं, अभी इसमें नहीं आएगा वाला पार्ट। ये जो डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, जो नीचे वाला फैला हुआ पार्ट है, ये जो नीचे ऐसे, इसको अगर मैं देखूंगी तो ऐसे दिखेगा, ये पूरा मसल का बना हुआ है। इसको क्या बोलेंगे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आता है? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? दो तुमको लंग्स, ठीक है कि नहीं? हम नीचे से देख रहे हैं उसको तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हो गए लंग्स। लंग्स के बाद यहाँ पे देखो तुम, ये कोई एक ट्यूब दिख रही है, ट्यूब दिख रही है कि नहीं? तो ये हमारी ये वाली ट्यूब हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? विंड पाइप बोलेंगे, है ना, जहां से हवा अंदर जा रही थी। स्टार्टिंग में देखा था इसके अंदर हवा जा रही थी, इस ट्यूब के अंदर हवा जा रही थी ना। तो जब वो ट्यूब के अंदर हवा जा रही है, उस ट्यूब को, जो यहाँ पे पूरी ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? विंड पाइप बोलेंगे, ठीक है। विंड पाइप के ऊपर ये कुछ बना हुआ है, यहाँ पे अपने हाथ रखो तो और करके करना, तो करो तो वॉइस करो, आ रही है? यहाँ पे बज रहा है कुछ, ये वॉइस आ रही है इसमें। ये क्या है तुम्हारा? वॉइस बॉक्स, यानी कि ट्रैक की। अच्छा, ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पड़ा रहता है जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? और फिर उसके ऊपर, इसमें तो है नहीं है, उसके ऊपर क्या आ जाता है? उसके ऊपर ये यहाँ पे पीछे कोई पार्ट आ जाएगा, फिर वहां से नाक वाला पार्ट आ जाएगा। अभी समझाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। देखो ये डायग्राम देखो, पहले से मैं पूरा फोल्डर तुम्हारे बना के लाई हूँ। ये डायग्राम दिख रहा है? अब इसमें हाईलाइटेड पोर्शन को देखना, जो मैंने हाईलाइट करके रखे हुए पहले से। एक तो तुमको ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे, ये मैंने कौन सा कलर है, पता नहीं कौन सा कलर से कर रखा है। ये लिखा है नेसल कैविटी। भैया सबसे पहले तो नोस्ट्रिल्स आएंगे। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नाक पे जो होल्स होते हैं उसको नोस्ट्रिल कहते हैं। फिर पीछे पूरी अंदर क्या है? खाली जगह है। कैविटी मतलब खाली, बक्कल कैविटी याद है? कैविटी का मतलब क्या होता था? खाली जगह होता था कि नहीं होता था? वैसे नेसल का मतलब नाक हो गया, नेसल मतलब नाक, कैविटी मतलब खाली जगह, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो आगे आएगा नोस्ट्रिल, जो इस डायग्राम में है नहीं। नोस्ट्रिल के बाद, नोस्ट्रिल मतलब ओपनिंग हो जाती है, जैसे माउथ क्या था? ओपनिंग था, वैसे नोस्ट्रिल क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। और ये पूरी जो खाली जगह दिख रही है उसका नाम क्या लिखा हुआ है? नेसल कैविटी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है ना क्या है इसमें? उसके बाद नीचे देखो, मुंह वाले एरिया में क्या लिखा हुआ है? ओरल कैविटी, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, है ना। अब देखो ये जो नेसल कैविटी है और ये बक्कल कैविटी एक जगह पे खुल रहे हैं, जिसका नाम क्या लिखा है? फेरिंग्स। फेरिंग्स लिखा है यहाँ पे, PHARYNX, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स वो है जहां पर ये जो है तुम्हारे पास नेसल कैविटी, यानी कि अंदर जो तुम्हारी खाली जगह है वो, और जो मुंह की जो खाली जगह है वो लास्ट में कहीं जाके मिल रहा है, यहाँ पीछे कहीं पे। समझे कि नहीं? एक ऐसा पॉइंट जहां पे तुम्हारा क्या मिल रहा है भैया? नेसल कैविटी और ओरल कैविटी मिल रहा है। इसको मैं और अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे नीचे क्या है? टंग लिखा है ना, टंग लिखा है, नीचे टंग है। ये माउथ हो गया तुम्हारा। माउथ के बाद यहाँ पे देखो पतली सी लाइन दिख, ये पतली सी ओपनिंग दिख रही है, पतला सा ये पतला सा ओपनिंग, ये तुम्हारा बक्कल कैविटी है। होता तो बड़ा है लेकिन टंग ऊपर की तरफ कर दिया ना, सिर्फ वैसे वो छोटा सा दिख रहा है मुझे। फिर ऊपर देखो, यहाँ पर क्या होगा? नोस्ट्रिल, नाक का होल, है ना। नोस्ट्रिल के बाद ये जो खाली जगह है वो हो गया नेसल कैविटी। कैविटी मतलब खाली जगह, नाक, नेसल मतलब नाक। नेसल कैविटी के बाद देखो ये पीछे की तरफ जा रहा है ना, और यहाँ पर से माउथ देखो, ये भी पीछे की तरफ जा रहा है ना। और तीन पार्ट है देखो, एक येलो कलर से दिखा रखा है, एक ऑरेंज कलर से, सॉरी क्या नाम है इसका, ग्रीन कलर से, और एक पर्पल कलर से दिखा रखा है। इन सबको क्या लिखा है? फेरिंग्स। दिख रहा है? इन सबको क्या लिखा हुआ है? फेरिंग्स। यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर है इसको बोला है नेसोफेरिंग्स। अगर नाक की कैविटी फेरिंग्स में खुलती है तो नेसोफेरिंग्स हो गया।
नेसो मतलब नेजल कैविटी, इतना नहीं पढ़ना, वैसे बस समझा रही हूं। अगर मुंह की कैविटी यानी कि ओरल कैविटी फेरिंग्स में खुलती है, तो यहां देखो क्या लिखा है, ओरोफेरिंग्स, ओरो मतलब ओरल कैविटी, और ये कुछ लिखा है हाइपोफेरिंग्स, ये नहीं पढ़ना में क्या है। ओरोफेरिंग्स समझ में आया क्या है, नेसोफेरिंग्स समझ में आ गया, और इन पूरे को हमने क्या बोल दिया, फेरिंग्स बोल दिया। तो फेरिंग्स क्या है, कॉमन पैसेज, कॉमन रास्ता, किसके लिए, खाने के लिए भी और सांस लेने के लिए भी। समझ में आया। तो पहले कहां से हवा जा रही, पहले नोस्ट्रिल में गई, नोस्ट्रिल से, सॉरी नोस्ट्रिल तो क्या है, नोस्ट्रिल तो ओपनिंग है, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी के अंदर गई, नेसल कैविटी का दूसरा नाम नेसल चैम्बर भी होता है, चैम्बर मतलब कमरा, ठीक है। तो नेसल चैम्बर में नेसल कैविटी के अंदर गया, फिर वहां से कहां गया, फेरिंग्स में गया। फेरिंग्स में क्या क्या खुलता है, दो पार्ट खुलते हैं, एक तो तुम्हारा नेसल कैविटी खुलेगा, दूसरा क्या खुलेगा, ओरल कैविटी खुलेगा, जिसको बकल कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। अब नेसल फेरिंग्स के बाद, नेसलो मतलब सॉरी क्या नाम है ये, फेरिंग्स के बाद क्या हो रहा है, देखो दो चीज देखना यहाँ पे इमेज में, यहाँ पे ईसोफेगस लिखा हुआ है, लिखा है ना, और उसके नीचे क्या लिखा है, ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब होता है विंड पाइप, ईसोफेगस मतलब क्या होता है, फूड पाइप। तो ये देखो आगे ट्रैकिया बनाया, पीछे ईसोफेगस बनाया। जब मैंने तुमसे बोला था ऐसे हाथ रखो यहाँ पर, तो तुम्हें अपनी वॉइस फील हो रही थी, हम करके जो भी तुम वॉइस क्रिएट करते, यहाँ फील हो रहा था ना, यहाँ पे। तो इसका मतलब बाहर की तरफ, आगे की तरफ मेरे क्या है, ट्रैकिया है, यानी कि विंड पाइप है। और ट्रैकिया के पीछे, मतलब ये ट्यूब, ये ट्रैकिया, और इसके पीछे अगर सामने से देखोगे तो इसके पीछे आएगा, इसके पीछे ईसोफेगस है, फूड पाइप है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो ये आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ ट्रैकिया है, और पीछे पतला सा ट्यूब है, देखो दिख रहा है डायग्राम में, ये पतला सा ट्यूब है, इसको क्या बोला गया है, ईसोफेगस बोला गया है। दिख तो रहा होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आगे जो ट्यूब है पूरा वो ट्रैकिया हो गया, पीछे जो हो गया पूरा ईसोफेगस हो गया। और यहां पर इतने पार्ट को, जो मैं तुमसे कहती है ऐसा हाथ रखो यहाँ पे, तुमको कुछ फील होगा, इतने पार्ट को देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है और यहां से इतना पार्ट क्या हो गया, लैरिंग्स। लैरिंग्स मतलब वॉइस बॉक्स, समझे कि नहीं। पहला क्या था, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी पे के बाद क्या आया, फेरिंग्स आया। फेरिंग्स क्या है, ओपन कैविटी मतलब ओपन रास्ता है, किसके लिए, एक तो फेरिंग्स के लिए, और सॉरी क्या बोलते हैं उसको, नेसल कैविटी के लिए, और दूसरा बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के लिए। फिर वहां से हवा कहां जा रहा है, लैरिंग्स पर, और लैरिंग्स को देख रहे हो इतना बड़ा पार्ट है पूरा, ये पूरा क्या है, लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स। फिर लैरिंग्स के बाद हवा कहां जाएगी, ट्रैकिया के अंदर जाएगी। ट्रैकिया आगे रहता है और ईसोफेगस ट्रैकिया के पीछे प्रेजेंट होता है। इतना समझ में आ गया। अब हमें थोड़ा सा लैरिंग्स के बारे में, वॉइस बॉक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। देखो ये जो हिस्सा दिख रहा है, रेडिश पार्ट, रेडिश नहीं ऑरेंज, येलोइश ऑरेंज, ये पूरा पार्ट क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट। अभी मैंने तुमको डायग्राम में दिखाया था, तीन अलग अलग कलर दिखाए थे ना डायग्राम में। तो ये देखो ना भाई, ये देखो, ये तुम्हारे यहाँ पे तो नोस्ट्रिल हो जाएगा, इसमें भी क्लियर नहीं दिख रही इमेज, यहाँ पे नोस्ट्रिल हो जाएगा। यहाँ से पूरा जो पार्ट है, ये फैला हुआ पार्ट दिख रहा है ना, इमेज तो दिख रही होगी शायद। ये पार्ट क्या हो गया, तुम्हारा नेजल कैविटी है ना। नेजल कैविटी के बाद ये पीछे वाला पार्ट, ये नेजोफेरिंग्स हो गया। बता नहीं थी मैं, नेसल जो खुलेगा जिस पार्ट में फेरिंग्स के, वो नेजोफेरिंग्स हो गया। ये देखो ये पूरा दांत, ये ऊपर दांत हो गए ना, दो जबड़े हो गए, ये पूरा माउथ वाला पार्ट हो गया। और यहाँ से जो बकल कैविटी खुल रहा है लास्ट में, वो ओरोफेरिंग्स हो गया, है ना। और ये दोनों जो एक ओपनिंग में खुल रहे हैं, उसको फेरिंग्स कह देंगे। समझ में आया। तो ये पूरा क्या है, फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स है। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो पीछे की तरफ क्या है, ईसोफेगस है, पीछे की तरफ लाइन जा रही है ना, वो ईसोफेगस वाला हो गया। और आगे की तरफ क्या होगा, मेरा वॉइस बॉक्स। और वॉइस बॉक्स के नीचे क्या है, नीचे क्या है मेरे पास, ट्रैकिया आ जाता है, यानी कि विंड पाइप। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये पढ़ाई थी तुमको, ये है लैरिंग्स, ठीक है। अब इसमें देखो जो मैंने कलर्ड कर रखे हैं चीजें, सिर्फ उसको देखना। यहां पर ये देखो, ये तो तुम्हारा हो गया वही सेम चीज, जो नेसल कैविटी वाला हो गया। ये पूरा फेरिंग्स आ गया है, यहां से माउथ की ओपनिंग है, ये तुम्हारा ओरल कैविटी हो गया। दिख पा रहा है ना, या पीछे जाऊं थोड़ा, समझ पा रहे होगे क्या दिखा रही हूं मैं, है ना। फिर उसके बाद ये जो पोर्शन है, क्या मैंने इसको लैरिंग्स बोला था, है कि नहीं। ये जो पोर्शन है, ये पूरे पोर्शन को मैंने लैरिंग्स बोला था। अब इसमें देखो सबसे ऊपर वाले पॉइंट को, ऊपर वाले पॉइंट का क्या लिखा है, एपिग्लॉटिस। क्या लिखा है, एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग होती है, जैसे मेरे मुंह की ओपनिंग को माउथ बोल दिया था, नाक की ओपनिंग को नेजल, वो क्या बोलता था इसको, नोस्ट्रिल्स बोल दिया था, बोला था ना। तो वैसे ही मेरा जो ट्रैकिया होगा, जो उसकी ओपनिंग होगी ऐसे, उसको ग्लॉटिस कह देते हैं। क्या बोल देते हैं, ग्लॉटिस। जैसे हर किसी का ओपनिंग का नाम है ना, मेरे मुंह की ओपनिंग को माउथ, नाक की ओपनिंग को नोस्ट्रिल्स, है ना। तो वैसी ट्रैकिया की जो ओपनिंग होगी, ऐसे जो तुम देखोगे यहां से, जो पाइप ऊपर से खुला हुआ पाइप होगा, उसका नाम क्या है, ग्लॉटिस। अब इस ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन रहता है, कार्टिलेज पढ़ा है, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था ना क्लास 9th में। कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज दो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नाक पिचक जाती है, क्यों, किससे बनी होती है, कार्टिलेज। ये कान पिचक जाता है, क्यों, किससे बना हुआ है, कार्टिलेज। हाथ को पिचका के दिखाओ जरा, इसको पिचका के दिखाओ एक बार, पिचक जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये किसकी बनी हुई है, बोन्स की बनी हुई है, ठीक है। और ये मेनली किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है। इसका ऐसा मतलब नहीं कि बोन नहीं होता, बट मेनली यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, कार्टिलेज।
तो एक कार्टिलेज का ढक्कन बना रहता है। ढक्कन किसके ऊपर है? ग्लॉटिस के ऊपर। ग्लॉटिस क्या हो गया? ओपनिंग, ट्रैकिया की ओपनिंग। अरे जैसे मेरे लिप्स क्या हो गए? ढक्कन हो गए ना एक तरीके से, किसके लिए? माउथ के लिए, है ना। तो वैसे ही जो मेरे उसमें क्या कहते हैं, वो ट्रैकिया है, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, जो खुला हुआ पार्ट है, उसको ग्लॉटिस कह दिया। ग्लॉटिस के ऊपर एक ढक्कन प्रेजेंट होता है जिसको एपीग्लॉटिस कह दिया। एपी मतलब ऊपर, एपिडर्मिस नहीं पढ़ा था क्या? डर्मिस मतलब स्किन, एपी मतलब अपर, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको स्किन कहते हैं। समझ में आ रही बात या नहीं? तो एपिडर्मिस, एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर। तो एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस हो गया ओपनिंग, ग्लॉटिस के ऊपर एक क्या कहते हैं, ऐसे कार्टिलेज का ढक्कन पड़ा हुआ है जिसको फ्लैप बोलते हैं। फ्लैप मतलब क्या होगा? ढक्कन। पत्ते जैसा शेप का है, इसमें पत्ता जैसा नहीं लगेगा, बट पत्ता जैसा लग रहा है हल्का हल्का हल्का। अगर साइड से पत्ते को देखोगे, साइड से पत्ते को देखोगे तो ये जो इतना शेप है, ठीक है, इतना शेप, ये क्या है? तुम्हारा एपिग्लॉटिस है, ढक्कन है। अब ये क्या करता है? अरे जब तुम बोलते रहते हो, खाते रहते हो, नहीं करते हो ऐसा? बोलते ना, खाते खाते टाइम, मतलब खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। तो अगर तुम बोल भी रहे हो, खा भी रहे हो, गलती से खाना अगर विंड पाइप पे चले गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो जब तुम बोल रहे हो, जब तुम खाना खा रहे हो, तुम स्वेलो करते हो ना खाने को, जब निगलते हो, तो ये जो तुम्हारा ग्लॉटिस, जो एपिग्लॉटिस है, वो बंद हो जाता है। एपिग्लॉटिस वाला ढक्कन वो बंद हो जाता है ताकि तुम्हारा जो खाना है, अरे तुम दिमाग लगाओ, यहां पर तुम्हारा फेरिंग्स वाला पार्ट कॉमन नहीं हो रहा है क्या? कॉमन हो रहा है ना, नाक की हवा के लिए भी, और जो तुम्हारे माउथ में खाना है उसके लिए कॉमन पार्ट हो गया ना फेरिंग्स। तो अब फेरिंग्स के बाद अगर तुम हवा बहुत तेज आ रही है, तुम बोले जा रहे हो, और वो खाना कहां चले जाएगा? फिर ट्रैकिया के अंदर चले जाएगा, क्योंकि वहां तो दोनों कॉमन पैसेज है ना, फेरिंग्स तो दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है ना। तो जब तुम खाना नीचे निकाल रहे हो तो हवा भी तो है साथ में, और हवा को जाना है ट्रैकिया के अंदर, विंड पाइप के अंदर, खाने को जाना है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के अंदर। और लेकिन तुम बोले जा रहे चप्पर चप्पर, उसमें होगा क्या? खाना कहां चले गया? उसमें ट्रैकिया के अंदर। समझे कि नहीं? तो इस चीज को बचाने के लिए कि खाना कहीं ट्रैकिया के अंदर ना चले जाए, तो ढक्कन बंद हो जाता है। समझे कि नहीं? तो एपिग्लॉटिस लगा होता है जो कि ढक्कन होता है, जो क्या करता है, खाना कहीं गलती से कहां ना चले जाए, ग्लॉटिस के अंदर ना चले जाए। ग्लॉटिस समझते हो क्या है? ट्रैकिया की ओपनिंग, वहां ना चले जाए, इसलिए खाना क्या हो जाए, इसलिए क्या है, उसके पास ढक्कन लगा है जिसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। कहां प्रेजेंट है? लाइरिंग्स के ऊपर, या लाइरिंग्स में ही प्रेजेंट है वो। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या है? नीचे ट्रैकिया आ गया। एपिग्लॉटिस तक समझे? फिर से समझा रही हूं, यहां पे मैं तुमको एक इमेज दिखाती हूँ स्टार्टिंग से। देखो कहां से कहां तक पहुंचे। सबसे पहले मैंने तुमसे बोला नेसल कैविटी आई, नेसल कैविटी के बाद क्या था? यहाँ पर ओरल कैविटी आई, ओरल कैविटी के बाद यहाँ पे देखो फेरिंग्स था, कॉमन पैसेज दोनों के लिए। फिर यहाँ पर देखो एक ढक्कन लगा रखा है जिसको एपिग्लॉटिस बोला गया है ना, एपिग्लॉटिस। फिर इस एपिग्लॉटिस से देखो कहां जा रहा है? लैरिंग्स पे। तो लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है एपिग्लॉटिस। डायग्राम में तो दिखाया मैंने तुमको, है ना। लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? एपिग्लॉटिस। अब इस लैरिंग्स के बाद ये जो ट्यूब है इसमें जाएगा, जिसका नाम क्या है? ट्रैकिया। समझ में आया? लैरिंग्स के बाद कहां जाएगा? ट्यूब में जाएगा, उस ट्यूब का नाम क्या है? ट्रैकिया। तो अब ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक बार और तुमको थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ ये वाला इमेज। ये रहा पूरा नेसल कैविटी, ये रहा पूरा माउथ की कैविटी, यहाँ पे हो जाएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे नीचे इधर की तरफ बात करी मैं, पीछे तो इसोफेगस आ गया, उसकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है, ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे ट्रैकिया लिखा हुआ है, दिख रहा है ना, कलर ब्लू कलर से देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो ये वाला क्या है? ट्रैकिया। और इसके पीछे वाला है इसोफेगस, ठीक है, ट्रैकिया के पीछे। और ये जो येलो कलर से दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है? लैरिंग्स। यहाँ पे लिखा नहीं है, शायद मेंशन नहीं करा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या है? लैरिंग्स है। इस लैरिंग्स के ऊपर ये जो ढक्कन दिख रहा है, ये है एपिग्लॉटिस, पत्ते जैसा, ठीक है, एपिग्लॉटिस। अब हम मैं किसकी बात करी थी? तुम्हारे ट्रैकिया की बात करी थी। ये देखो, ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है? पूरा लैरिंग्स हो गया। लैरिंग्स के बाद ये पूरी जो ट्यूब दिख रही है, इस ट्यूब को क्या बोला गया है? ट्रैकिया। लिखा है कि नहीं? अब इस ट्यूब में देखो ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, नहीं ऐसे ऐसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? ऐसे लाइनिंग। यहां पे क्या लिखा हाईलाइट करके? कार्टिलेज। यानी कि ट्रैकिया पे रिंग्स होती है। रिंग्स मतलब क्या होती है? ऐसे। अरे ये मतलब ये ट्रैकिया है तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ये मान लो ये कार्टिलेज है, शी शेप। शी शेप्ड क्या है? कार्टिलेज। रिंग्स होती है कार्टिलेज की। अरे रिंग्स हाथ में नहीं पहनते हो क्या? तो ये तो पूरी रिंग होगी ना, कंप्लीट रिंग। लेकिन इनकम्प्लीट रिंग होता है। सी शेप मतलब इतना सा रिंग होगा खाली। यहां पे मान लो ये है ट्रैकिया, सुनो, ये है ट्रैकिया, इसके पीछे है ईसोफेगस, ठीक है कि नहीं? इसके पीछे है ईसोफेगस। अब इस ट्रैकिया में बाहर की साइड से ऐसे रिंग्स होती हैं, ऐसे। ये ट्रैकिया, इसके पीछे ईसोफेगस, और यहां पे ऐसे रिंग्स होती हैं, ये बहुत सारी। ये रिंग्स किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है।
अब ये रिंग्स क्या करती है, और ये पूरी कंप्लीट नहीं होती, पीछे से खाली है, देखो पीछे से खाली है, सिर्फ सी शेप की रिंग्स होती है कार्टिलेज की बनी हुई। ये क्या करती है, अगर तुमने कभी पन्नी नहीं होती जो पॉलीथीन, उसके अंदर हवा फेंका है, तो जब तुम उसमें हवा फेंकते हो तो फूल जाता है, और अगर तुम उसमें सारी हवा निकाल दो तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, वो पिचक जाएगा पूरा। तो अगर ट्रैकिया से जब मैं बाहर निकाल रही हूं हवा, जब मैं अपनी बॉडी से लंग से बाहर हवा निकालूंगी तो ट्रैकिया से भी बाहर निकलेगा ना, तो ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए, इसलिए यहां पे क्या लगी है, रिंग्स लगी हुई है जो उसको बचाती है कि कोलैप्स ना हो जाए, ट्रैकिया सिकुड़ ना जाए पूरा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, इसीलिए यहां पर क्या है, ये रिंग्स है। ये रिंग्स क्या करती हैं कि जब हवा बाहर निकल रही होगी, जैसे मैंने बोला अगर कोई पॉलीथीन है उसमें ऐसे में फेंक रही हूं हवा तो फूल जाएगा, और उसमें से मैं हवा जब बाहर सक कर लू, पूरा निकाल लू तो पिचक जाएगा ना। तो जब इसमें से हवा बाहर निकलेगी तो ट्रैकिया क्या ना हो जाए, सिकुड़ ना जाए, वरना वो ऊपर की तरफ नहीं खिसक जाएगा क्या, फिर मेरे लंग्स भी तो ऊपर की तरफ खिसक जाएंगे, जबकि उनकी पोजीशन तो पहले से फिक्स है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझे? उसको तो चिपका रखा है ना बॉडी के अंदर पहले से ही, मजबूत जोड़े के साथ, फेविकॉल के साथ चिपका रखा है बॉडी के अंदर। तो अब अगर मेरा ट्रैकिया ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये लंग्स भी तो ऊपर की तरफ चले जाएंगे, कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना। तो इसीलिए उनको उसकी जगह पर रखने के लिए यहाँ पर एक कार्टिलेज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, हमें नंबर से मतलब नहीं है, 11th का टॉपिक है वो, कितने नंबर्स होते हैं कार्टिलेज के, बस हाँ कार्टिलेज होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, पीछे से इनकम्प्लीट है। कंप्लीट तो तब होता ना जब ये पूरा ऐसे अटैच होता, कंप्लीट तो तब कहते हैं ना जब ये पूरा रिंग ऐसे बना होता, लेकिन ये तो सिर्फ इतना है, क्योंकि पीछे ईसोफेगस भी है, तो पीछे से तो ईसोफेगस आ गया, आगे से ही आ गया। समझ में आ रही बात? और ये किस लिए होती है, ताकि हमारा ट्रैकिया क्या ना कर जाए, कोलैप्स। कोलैप्स मतलब सिकुड़ ना जाए पूरा जब हवा बाहर निकल रही होगी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सुनो, देखो ये तुम्हारा ऊपर सबसे टॉप पे लैरिंक्स, ये ट्यूब जो दिख रही है तुमको, वो ट्यूब क्या हो गया तुम्हारे पास, वो ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इन दो पार्ट को बोलते हैं ब्रोंकाई, दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। समझे कि नहीं? ट्रैकिया किस में खुला, ब्रोंकाई में खुला, दोनों पार्ट को क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और एक का नाम हो जाएगा ब्रोंकस, इसमें लिखा नहीं है, एक का नाम क्या हो जाएगा, ब्रोंकस। हमें नहीं पढ़ना है ब्रोंकस, बस समझो ट्रैकिया दो पार्ट में खुल गया जिसका नाम क्या है, ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई के पास भी क्या है, कार्टिलेज पड़े हुए, भी रिंग्स लगी ना कार्टिलेज की। समझ में आ रहा है? अब यहां ये वाला डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है डायग्राम? तो भैया देखो ये ऊपर लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया दिख रहा है ना, ये ट्रैकिया लगा रखा है, तुम लोग को दिख पा रहा है, दिख रहा है ना, ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये देखो, ये दो पार्ट जो है, इन दो पार्ट को मैंने क्या बोला, ब्रोंकाई, और एक का नाम क्या हो गया, ब्रोंकस। एक का नाम क्या हो गया, ब्रोंकस, दोनों का नाम क्या हो गया, ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये ब्रोंकाई भी देखो बहुत सारे और पार्ट्स में टूट रहा है, हर एक ब्रोंकस बहुत सारे पार्ट्स में टूट रहे कि नहीं टूट रहे, इन बहुत सारे पार्ट्स को बोल दिया जाएगा ब्रोंक्यूल्स। लिखा है ना, हमें बीच में और कुछ नहीं पढ़ना। मैंने क्या बोला, ट्रैकिया ने दो पार्ट में कन्वर्ट किया अपने आप को जिसका नाम है ब्रोंकाई, दोनों को बोल रहे हो। एक ब्रोंकस बहुत सारे पार्ट्स में फिर टूटेगा जिसका नाम है ब्रोंक्यूल्स, वैसे ही दूसरा ब्रोंकस भी बहुत सारे पार्ट में टूटेगा जिसका नाम क्या हो गया, ब्रोंक्यूल्स। समझ में आया इतना? अब इसके आगे क्या पढ़ना है, ये देखो वही सेम चीज था, ट्रैकिया, फिर दो ब्रोंकाई है, दो ब्रोंकाई है, और ये इतने सारे क्या है, ब्रोंक्यूल्स है। देखो ये लिखा है ना ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब इन ब्रोंक्यूल्स में अंगूर के गुच्छे होते हैं, अंगूर जैसा तो गुच्छा लग रहा है, अरे वो बबल वाला कौन सा बबली चॉकलेट आता है ना, कौन सा बबली था, क्या नाम है उसका, बबली है ना, सिल्क का, डेरी मिल्क का बबली चॉकलेट आता है जो, उसके अंदर वैसे तो है ये, अरे अंगूर के गुच्छे है कि नहीं। तो इतने सारे जो अंगूर के गुच्छे, इनको क्या बोल दिया जाता है, एल्वियोलाई। भैया समझे या नहीं समझे? इतने सारों को क्या बोल दिया जाता है, एल्वियोलाई। अब भैया ये देखो, ये पूरा ये वाला पार्ट, ये नेसोफेरिंक्स हो गया, सॉरी नेजल कैविटी हो गया, नेजल कैविटी से पीछे फेरिंक्स आ जाएगा, फिर उसके बाद लैरिंक्स आएगा, फिर ये जो इतना पार्ट है पूरा पूरा ये ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया। ट्रैकिया देखो दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? इस कन्वर्टेड पार्ट को मैं बोलूंगी ब्रोंकाई, एक को ब्रोंकस। और फिर देखो लंग्स के अंदर इतना सारा नेटवर्क दिख रहा है, ये सब किसका नेटवर्क है, ब्रोंक्यूल्स का। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है ना। तो लंग्स के अंदर जो इतना सारा डायग्राम दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, ये सारा नेटवर्क, पत्ते जैसे पेड़ या फिर जड़ें होती है, रूट्स की जड़ें होती है, वैसा दिख रहा है, और पेड़ के जो ऊपर शाखाएं होती है वैसा दिख रहा है। और इन सब के अंदर ये देखो यहाँ पे इसने क्या करा है, एक छोटा सा सेक्शन कट करा है, देखो एक छोटे से सेक्शन, इतने सारे ब्रोंकाई में एक छोटे से सेक्शन में ये पड़ा रहता है सर। तो सोचो कितने सारे होंगे एल्वियोलाई।
ठीक है कि नहीं, समझे। और इस एल्वियोलाई के आसपास देखो तो जरा, रेड कलर और ब्लू कलर की कुछ लगी हुई है। ये रेड और ब्लू कलर की क्या है हमारी? ब्लड वेसल्स। क्या मैंने तुम्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पढ़ाया था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है रेड कलर वाली लाइंस, ठीक है कि नहीं। और ब्लू वाली कैसी है? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहां देखो, अंदर जाके देखो, यहां पे कुछ हो रहा है। इसके अंदर ये ग्रीन कलर की लाइंस और रेड कलर, कौन सा, ब्लू कलर की लाइंस दिख रही है। ये क्या है? ये गैसेस ऑफ एक्सचेंज को दर्शा रहा है। समझ में आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रहा है? ठीक है। तो तुमको मैंने कल एक टॉपिक पढ़ाया था कि रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 3 चीजें होनी चाहिए। पहले तो बहुत पतली वॉल होनी चाहिए। तो ये जो एल्वियोलाई है ना, इसको देख रहे हो, ये देख रहे हो, देखो एल्वियोलाई की जो वॉल है, यहाँ पे दिख रही है, वॉल दिख रही है, पतली सी है ना, पतली सी वॉल है, बहुत सारी सेल्स। अरे ये देखो जो टूटा हुआ पार्ट है, पतली सी वॉल है। सरफेस एरिया देखो, सरफेस एरिया मतलब ये पूरे गुच्छे के फॉर्म में पड़े हुए सारे के सारे। और ये एक एल्वियोलाई है, वो भी इतने छोटे से सेक्शन के अंदर। तो पूरे वो देखो ना, पूरी जगह पे, पूरे नेटवर्क में कितने सारे एल्वियोलाई होंगे। और इसके आसपास पूरी ब्लड कैपिलरीज चिपकी हुई है कि नहीं चिपकी हुई है। तो 3 चीजें हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी सरफेस के आसपास, मतलब मेरी बॉडी में रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? एल्वियोलाई है। मेरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है? एल्वियोलाई है। कहां पाए जाते हैं? लंग्स के अंदर। किससे जुड़े होते हैं? ब्रोंकियोल से। समझ में आ रहा है? अब इस एल्वियोलाई को देखो तो ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो दिख रही है ना तुम्हें, ये जो पूरी लाइन्स है, ये पूरी लाइन्स, मैं रेड और ब्लू की बात नहीं कर रही हूं, वैसे जो लाइन्स है व्हाइट कलर की, हल्की सी पिंक कलर से, उस पे रेड रेड कलर की लाइन्स दिख रही है जो है ना, ये हमारी ब्रोंकियोल्स है। समझे? अब इस ब्रोंकियोल्स में देख रहे हो छोटे छोटे गुच्छे लग रहे हैं अंगूर के। ये अंगूर के गुच्छे को क्या कहेंगे? एल्वियोलाई। इसके आसपास देख रहे हो ब्लू कलर की लाइन्स और रेड कलर की लाइन्स है, इनको क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स। ब्लू वाला क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और रेड वाला क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसे पता चलेगा मुझे? मान लो तुम्हारा दोस्त बीड़ी फूकता है, ठीक है, तो तुम कह रहे हो और बीड़ी फूक ली, ठीक है, तो तुम्हारा दोस्त क्या करता है? बीड़ी, क्योंकि रेस्पिरेशन में यही समझा रही हूँ, बीड़ी फूक रहा है, जो कि गलत है हमारी बॉडी के लिए, है ना। तो याद करने का तरीका, और बीड़ी, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आर मतलब कैसा कलर का? कैसे कलर की ट्यूब होगी? रेड ब्लड वेसल के अंदर घूमेगा भाई, रेड ब्लड वेसल। वेसल मतलब क्या होता है? नली। तो और बीड़ी मतलब कि और बीड़ी फूक ली तूने, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर फॉर रेड ब्लड वेसल, बी मतलब ब्लू, ब्लू मतलब क्या बोलेंगे? ब्लू ब्लड वेसल। और डी मतलब क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। याद रहेगा ना। तो ब्लू कलर का जो दिख रहा है उसके अंदर कौन सा ब्लड है हमारा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी वाला ब्लड है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, ठीक है। और रेड वाला क्या होगा? उसके अंदर कौन सा ब्लड होगा हमारा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा घुमा होगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आया? अब एक बार पढ़ते हैं भाई, कहां से ये सारी प्रोसेस स्टार्ट हुई। ये वापस से आ गए, तो कहां कहां गए? नेजल कैविटी, उसके बाद कहां? फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद कहां जाएंगे हम? लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद कहां जाएंगे? ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद देखो ब्रोंकाई में जाएंगे, क्योंकि अब बड़ी क्लास में आ गए 10th में, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। ब्रोंकाई में जाएंगे, ब्रोंकाई के बाद कहां जाएंगे? ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स लंग्स के अंदर पाए जाते हैं, ब्रोंकाई लंग्स के बाहर है। अरे भाई ये ब्रोंकाई जो है वो क्या है? लंग्स के, ये नहीं लिखा ब्रोंकस, ये अंदर दिखा रहा है, लेकिन यार बाहर वाले को ब्रोंकस कहते हैं, ठीक है। और ये पूरे लंग्स के अंदर तुम्हारी ब्रोंकाई, अभी दिखाया था ना बहुत सारे, तो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स क्या है? लंग्स के अंदर। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे क्या है? गुच्छे हैं, किस चीज के? अंगूर के गुच्छे, उनको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भैया तुम पूरा मुझे एयर पैसेज बताओ, पूरा एयर पैसेज बताओ कहां से कहां हुआ, तो जब मैं इनहेल कर रही हूं, तो अब मैं दोनों बताऊंगी ना, इनहेलेशन का अलग बताऊंगी, एक्सहेलेशन का अलग बताऊंगी। तो जब मैंने सांस अंदर ली तो पहले तो आएगा ये नोस्ट्रिल्स, नोस्ट्रिल से नेसल कैविटी, नेसल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से कहां जाएगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई। ये इनहेलेशन का काम है। फिर इनहेलेशन के बाद क्या होगा? अब तो गैसेस एक्सचेंज भी तो करना है, गैस तो तुम लेकर आ चुके हो एल्वियोलाई तक, उसके आसपास कैपिलरीज मतलब कि वो नसें लगी हुई है ना बहुत सारी। अरे ये तो दिखाया था अभी कि इसके आसपास बहुत सारी नसें लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। अब इन नसों को तुम यहां देखो, ये क्या हो रहा है? इसमें क्या है? ये जो पूरा तुमको डायग्राम दिख रहा है, ये एल्वियोलाई का है, एक गुच्छा,
ये तो पूरा बहुत सारे एल्वियोलाई थे ना, ये तो बहुत सारे एल्वियोलाई हैं, इसमें से मैंने एक एल्वियोलाई उठा दिया, तो ये जो पूरा गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है वो एल्वियोलाई, ठीक है। और इसके पास क्या है, ये सारे, ये क्या है, ये है नली, ब्लड वाली नली। अरे तुम देखो ना, यहां पर से देखो, ये रेड कलर का दिख रहा है, सॉरी ब्लू कलर का दिख रहा है, फिर ब्लू कलर के बाद रेड कलर हो गया कि नहीं हो गया, खून का। जो ब्लू कलर आ रहा है इसका मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, और जो रेड कलर आ रहा है यहाँ पे, जो ये तुम दिखा रही हो आरबीसी तो है, आरबीसी है कि नहीं है। आरबीसी का कलर कैसा आता है, रेड कलर होता है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी सबसे अच्छा, आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का सबसे अच्छा दोस्त है ऑक्सीजन। तो जब वो रेड कलर का है, खिला खिला है, वो तभी है जब ऑक्सीजन होगा, और अगर ऑक्सीजन चले गया तो वो क्या हो जाता है, उसकी जिंदगी में निराशा हो जाती है, उसका रेड कलर गायब हो जाता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू कलर में। समझ रहे हो या नहीं समझा रही, समझाने के लिए खाली वो। हाँ तो भाई देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा एल्वियोलाई है, एक एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है, तो ऐसी बहुत सारी एल्वियोलाई जिसके अंदर ऐसी चीज होगी। और ये है ब्लड, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आया, तुमको पता है ना ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचा, मेरी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो चुका है, रेस्पिरेशन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, सेल ने बनाया, फिर उसको ब्लड के अंदर भेजा, फिर ब्लड कहां लेकर आया, लंग्स के पास लेकर आया, लंग्स में भी कहां लेकर आया, एल्वियोलाई के पास लेकर आया। तो एल्वियोलाई से देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है ना, ब्लड से, सॉरी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर जा रहा है, और एल्वियोलाई तो सांस लेकर आया था अपने अंदर, बाहर से तो सांस ली थी उसने, है ना, हवा ली थी, हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन यहां से कहां जा रहा है, इधर की तरफ, एरो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ऑक्सीजन कहां से गया, एल्वियोलाई से कहां गया, ब्लड में, ब्लड से क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड कहां गया, एल्वियोलाई में। क्या इसको गैसेस एक्सचेंज नहीं कहते, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, यहां पर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, डिफ्यूजन के थ्रू, यही तो लिखवाया था, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। क्योंकि मेरे ब्लड में यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है बहुत ज्यादा, और एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ब्लड के कंपैरिजन में कम होगा, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, एल्वियोलाई के अंदर जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ मूव कर गया, है ना। अब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का, सॉरी ये क्या नाम है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है कम, और एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट है ज्यादा, तो ऑक्सीजन अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो कहां से मूव करेगा, अपने एल्वियोलाई से कहां मूव करेगा, ब्लड के अंदर मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, गैसेस एक्सचेंज। और गैसेस एक्सचेंज के लिए मैंने तुमको 3 कंडीशन बताई थी ना, पहले तो वॉल पतली होनी चाहिए जिसके बीच में गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे देखो पतली सी वॉल बना रखी है, ब्लड की भी, ब्लड वेसल जो नली है उसकी वॉल भी पतली बना रखी है, और जो एल्वियोलाई है उसकी वॉल भी पतली बना रखी है। दूसरा क्या होना चाहिए, सरफेस एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, एल्वियोलाई का सरफेस एरिया देख रहे हो, अरे यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, यहां से भी होगा, होगा नहीं होगा इनके बीच में रेस्पिरेशन, सॉरी गैसेस एक्सचेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो क्या बोला मैंने, इनका सरफेस एरिया क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा। थर्ड क्या बताया था मैंने तुमको, कि वो बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज से, यानी कि ब्लड वेसल से घिरा हुआ होना चाहिए, और तुमको एल्वियोलाई का डायग्राम तो मैंने दिखाया ही है, जो बहुत सारे ब्लड वेसल से घिरा हुआ है। आया समझ में कि नहीं आया। तो भैया यहां पे हमारा पूरा पोर्शन खत्म हो गया। क्या था, नेसल, नोस्ट्रिल से सांस अंदर जाएगा, नेसल चैम्बर यानी कि नेसल कैविटी के पास जाएगा, फिर जाएगा फेरिंग्स, फिर जाएगा लैरिंग्स, लैरिंग्स के ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से फिर क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन गैस है वो ब्लड के अंदर। समझे कि नहीं समझे। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा लंग्स के बारे में। 2 पिक्चर मैंने बना रखी है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कुछ हाथ से, एक मैंने राइट लंग लिखा है, एक मैंने लेफ्ट लंग लिखा है, दिख रहा है। अब मुझे इमेज में देख के बताओ, क्या तुमको दोनों शेप लंग्स की एक जैसी लग रही है कि बड़ी छोटी लग रही है, कौन सा बड़ा है, राइट लंग, और हमारा लेफ्ट लंग कौन सा है, छोटा है। अब एक चीज बताओ, अब राइट लंग कौन सा, कहां साइड आएगा तुम्हारा, राइट साइड। अरे जिसे लिखते हो भाई वो हाथ तुम्हारा राइट साइड नहीं है क्या, अब कोई कहेगा मैं तो लेफ्ट ही हूं, अरे भाई तो राइट साइड ये वाला हाथ है, ठीक है कि नहीं। अगर तुम डायग्राम को, क्योंकि यहाँ पे तुमको लेफ्ट साइड दिख रहा है ना ये, तो इसको राइट लंग कैसे कह दिया जब ये लेफ्ट साइड दिख रहा है तो, अरे भाई तुम इसको ऐसे करोगे, ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। अरे अपने इधर करोगे तो अभी देखो ना ये राइट है ना, अगर अभी तुमको ये लेफ्ट लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे कर दूंगी तो ये राइट नहीं है तुम्हारा, तुम ऐसे तो बैठे हो, तो ये हाथ राइट है ना, तो इधर वाला लंग राइट लंग नहीं होगा क्या। अरे समझे भाई, नहीं समझे। अभी हम जब हार्ट पे पहुंचेंगे ना, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि इसमें मेंशन करना होता है कि राइट वाला पार्ट कौन सा है, हार्ट का, लेफ्ट वाला पार्ट कौन सा है। और बच्चे क्या करते हैं, जब डायग्राम बनाते हैं तो नोटबुक तो मैं ऐसे लिखूंगी ना, ऐसे, अरे मैंने इसको ऐसे रखा है, देखो ये इसको ऐसे रखा, तो राइट वाला साइड कहाँ है, इस साइड आया ना, अरे दिख रहा है नहीं दिख रहा, राइट वाला साइड कहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है ना नोटबुक के। अब मैं नोटबुक में डायग्राम बनाऊंगी तो मेरे हिसाब से तो ये लेफ्ट साइड है, और मैं इसको क्या लिख दूंगी, लेफ्ट, और इसको क्या लिख दूंगी, राइट, और हो गया गलत।
समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए अगर जब तुम कॉपी में डायग्राम बनाओगे फिर उसको तुम ऐसे अपने कॉपी को ऐसे रखना सामने, या सोचना कि मैंने कॉपी को ऐसे रखा हुआ है, तो उस हिसाब से मेरा जो राइट साइड है उसी तरफ मेरा राइट वाला पार्ट आ रहा है, और जो मेरा लेफ्ट साइड है उसी तरफ मेरा कौन सा पार्ट आएगा? लेफ्ट वाला पार्ट आएगा। समझे या नहीं समझे? तो राइट लंग तुम्हारे हिसाब से लेफ्ट वाले पोर्शन पे है, लेकिन है वो राइट वाले साइड में। तो तुम्हारी बॉडी के राइट साइड पे राइट लंग है, और इसका जो साइज है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ठीक है, ये रहे हमारे पास लंग्स, ये है हमारे पास लंग्स, दिख रहे? ठीक है, ब्लू कलर की कुछ लाइनिंग दिख रही है लंग्स के बाहर, पतली सी ब्लू कलर की लाइनिंग, ये जो हल्की सी ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रहा है। लंग्स क्योंकि इतने डेलिकेट ऑर्गन है तो उनको भी तो बचाना पड़ेगा, है कि नहीं? बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है ना, लंग्स हो गए, हार्ट हो गए, किडनीज हो गए, स्टमक तो छोड़ो, चलो ठीक है, स्टमक भी हमारा आ जाता है ऊपर, ब्रेन हो गया, ये सारे डेलिकेट ऑर्गन है। अरे ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आएगी, गए फिर। लंग्स में प्रॉब्लम आएगी, सांस नहीं पाओगे, गए फिर। दिल में प्रॉब्लम आएगी, धड़कन चलेगी नहीं, गए फिर। लंग्स के बाहर तुमको ब्लू कलर की क्या दिख रही है? लाइन दिख रही है, दिख रही है ना ब्लू कलर की लाइन, इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। जैसे सेल के बाहर, सेल को बचाने के लिए बाहर से एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, है ना? लेयर लगी होगी भैया, लेयर लगी होगी, सेल की एक लेयर लगी होगी जिसको मेम्ब्रेन कह देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? और इसका नाम हो जाता है, लंग मेम्ब्रेन नहीं है इसका नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, लंग के लिए क्या वर्ड लगाते हैं हम? प्लूरल वर्ड लगाते हैं। अब कौन सा प्लूरल? सिंगुलर प्लूरल वाला नहीं, प्लूरल नहीं कह रही हूं मैं, प्लूरल नहीं कह रही हूं, प्लूरल हो रहा है, प्लूरल, ई लगा दिया, ई, ठीक है ना? तो प्लूरल मेम्ब्रेन लगा हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो लंग्स को बचाने वाला मेम्ब्रेन का नाम क्या है? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो कभी अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो गया, झटका लग गया, शॉक लग गया, तो ये मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? खाली जगह होती है, उसमें लिक्विड भरा रहता है, ठीक है कि नहीं? और वो लिक्विड क्या करता है? बचाता है, शॉक को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो लंग्स तक पहुंचने नहीं देगा। शॉक को क्या कर देता है? वो लिक्विड अब्सॉर्ब कर लेता है अपनी बॉडी के अंदर, तो लंग्स तक पहुंचने नहीं देगा। लंग्स को नहीं पहुंचने देगा तो लंग्स मतलब बचा रहेगा ना, फिर शॉक लगेगा तो। अच्छा जी, तो लंग्स खत्म हो गए, दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट, और राइट थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से हमारे, ठीक है? अब आ जाते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक डायग्राम दिखाया था, वो नीचे ये डायग्राम दिख रहा है, ये नीचे वाला पोर्शन देखो, बस नीचे जो पोर्शन दिख रहा है, मसल का एक पूरा रोटी जैसा, और इसको बस ऐसे ऐसे घुमा के रख दिया, है ना? मसल का एक पूरा रोटी जैसा चीज है, उसको ऐसे घुमा नहीं दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझे? अब इसको पढ़ना है, ये क्या होता है, दिख रहा है? सिर्फ वो रेड वाला पोर्शन दिख रहा है, तो ये रेड वाला पोर्शन क्या है? यही है कुछ जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। इसको बोलते हैं डायफ्रागम, डायफ्राम बोलते हैं वैसे, बट मैं इसको डायफ्रागम क्यों बोल रही हूं? इसका नाम क्या है? डायफ्राम, इसको फ्राम बोला जाता है भाई। अब तुम डायफ्राम क्या लिखोगे? जी तो हटा दोगे, ठीक है ना? तो डायफ्राम नहीं है, बोलते हैं डायफ्राम है, डायफ्राम, लेकिन मैं इसको क्या बोल रही हूँ? डायफ्रागम, ताकि तुमको याद रहे, इसमें जी भी आता है स्पेलिंग में, ठीक है ना? तो डायफ्राम बोला जाता है, वरना इसका नाम बोला जाता है इसको डायफ्राम, लेकिन हम क्या बोलेंगे? डायफ्रागम। और जीएम इसलिए बोल रहे हैं ताकि स्पेलिंग याद रहे कि इसमें डायफ्रागम जी आता है, ठीक है? तो ये जो तुमको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका है? डायफ्रागम का। ये दिख रहा है, लंग्स लगी हुई है, ठीक है? ये तो देखो तुम्हारा लैरिंग्स वाला पार्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? ट्रैकिया वाला पार्ट हो गया, यहाँ छोटा सा दिख रहा है, छोटा सा गैप, वो ब्रोंकाई वाला पार्ट हो गया, ये पूरे लंग्स आ गए, देखो लंग्स के भी टुकड़े हैं, है ना? वो हमारे 11th का टॉपिक है, हमें नहीं पढ़ना, हाँ जो भी है। तो लंग्स हो गए दो, लंग्स के नीचे ये दिख रहा है तुम्हें, ये स्ट्रक्चर पूरा, ये है डायफ्राम, मतलब डायफ्रागम, समझे? अब ये क्या कर रहा है? उससे पहले ये वाले डायग्राम में भी देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये दिख रहा होगा लंग्स के नीचे लगा हुआ है, रिब्स देख रही है, हड्डियां दिख रही है तुमको, हड्डियां, ये सारी रिब्स है ना, रिब्स दिख रही है ना, हड्डियां। इसका मतलब जो मेरे लंग्स है उसको बाहर से प्रोटेक्ट करने के लिए अभी क्या है? बाहर से हड्डियां भी प्रेजेंट है, जिसको हम रिब्स कहते हैं। समझ में आया? और नीचे क्या है? डायफ्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायफ्रागम, ठीक है? अब यहां देखो, दिख रहा है कुछ? क्या क्या हो रहा है इसके अंदर? रुक गया, चल रहा है। ये जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन है वो है डायफ्रागम, ठीक है? और जो उधर दो है वो तो पता चल गया होगा, लंग्स है। ऊपर जो है वो ट्रैकिया हो गया, है ना? तो जब हवा आ रही है, देखो जैसी हवा उसके अंदर जा रही है, तो तुम डायफ्रागम को देखो, डायफ्रागम को, उसका शेप चेंज हो रहा है या नहीं? जब सांस अंदर जा रही है तो बताओ कहां की तरफ जा रहा है? ऊपर जा रहा है कि नीचे की तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं, डायफ्रागम अपनी जगह से नीचे की तरफ आ जाता है। क्यों? क्योंकि लंग्स फैल रहे, देखो लंग्स फैल रहे, सांस लेने पर फैल रहे, तभी वो नीचे की तरफ आ रहा है।
नहीं दिख रहा क्या? अरे इसमें तो लंग्स फैला हुआ ही नहीं दिख रहा। जब हम सांस लेते हैं तो लंग्स क्या है? लंग्स अरे सांस तो तुम्हारा चेस्ट बाहर की तरफ अंदर की तरफ नहीं जाता है क्या? होता ही नहीं होता है, या किसी का होता ही नहीं है ऐसा? हमारे तो नहीं देखा ऐसे होते हुए। तो जब तुम सांस लेते हो तो चेस्ट बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जाता है ना, तो लंग्स फैल रहे हैं। अब भैया तुम यहां से लंग्स थोड़ी बाहर निकल जाएगा फैलते फैलते। तो तुम्हारा क्या करता है, तुम्हारे बॉडी अपने आप काम करती है। वो कहता है कि जो डायफ्राम है, जो हमने डायफ्राम लगा रखा है, उसको कहो नीचे की तरफ आ जाए। तो जब वो नीचे की तरफ आ जाएगा तो जगह मिल गई, उस जगह में अब लंग्स फैल जाएगा, क्योंकि सांस अंदर ले रहा है। जब सांस बाहर निकालनी पड़ेगी तो लंग्स सिकुड़ेंगे ना, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ चले जाएगा वापस अपनी जगह पर। समझ रहे हो कि इतने नहीं सिकुड़ जाएंगे पिचक के इतने हो गए लंग्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझे? ठीक है, अंदर भी तो एल्वेओलाई भी है, तो इतना भी नहीं सिकुड़ जाएगा कि लंग्स क्या हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। ठीक है, तो डायफ्राम अपने नॉर्मल पोजीशन पर है अभी। जैसे तुम हवा ले रहे हो, अंदर सांस ले रहे हो, वो ऐसे चले जाएगा नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि यहां पे जो जगह बच गई है वहां पे अब लंग्स फैल जाएगा। अब जैसे ही सांस बाहर लोगे तो ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो तुम इमेज देख रहे हो, जो ग्रीन कलर की लाइन है, वो क्या है? डायफ्राम। वो क्या हो रहा है? नीचे बैठ रहा है, जैसे ही बाहर जा रहे हो वापस चले जा रहा है, फिर नीचे बैठेगा जब सांस अंदर आ रही है, और जैसी सांस तुम बाहर रिलीज कर रहे हो वापस आ जा रहा है। समझ में आया? डायफ्राम का काम क्या हो रहा है कि ये तुम्हारे, ये क्यों प्रेजेंट है? पहले तो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि जहां पे डायफ्राम आ रहा है उससे ऊपर वाली जो भी जगह होती है उसको चेस्ट कैविटी कह देते हैं। अब तुम कहोगे कैविटी का मतलब तो खाली जगह है। अरे इन सारे चीजों को, लंग्स वंग्स को बाहर निकाल दोगे तो अंदर तो खाली जगह बच जाएगी, है कि नहीं? तो मैं बोल रही हूँ लंग्स का है, चेस्ट कैविटी में है। थॉरेक्स का है, थॉरेक्स कह क्या है, ट्रैकिया का है, चेस्ट कैविटी के अंदर आ गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो डायफ्राम के ऊपर सारी कैविटी क्या होती है, जो भी खाली जगह है बॉडी के अंदर उसको क्या बोलते हैं? चेस्ट कैविटी। और डायफ्राम के नीचे जो भी आएगा उसको बोलेंगे एब्डोमिनल कैविटी। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, ह्यूमन वाले, उसमें पढ़ाया था मैंने। नहीं आते तो डायफ्राम के ऊपर सारा चेस्ट कैविटी, डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे पेट वेट स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह सब कुछ आ जाएगा। ये दिख रहा है? डायफ्राम देख रहे हो? ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। दिख रहा है? थोड़ा 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 दिख पा रहा है? समझ पा रहे हो? थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, तो भैया हो चुका है ये पूरा पार्ट खत्म। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, हमारे लिए भी बढ़िया हो गया सारा। कल अब बस लिखने वाला पोर्शन बचा है। समझ में आया या नहीं आया? एक छोटा सा पोर्शन और बचा है क्योंकि कल मुझे लिखवाना पड़ेगा। अगला क्या है? इंटरकोस्टल मसल। थोड़ा सा यहाँ पे हमारा ज्यादा काम का नहीं है, बस इतना सा पढ़ना है। ये दिख रहा है इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल और इंटरकोस्टल मसल, जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ। तुम देख रहे हो ये जो है, ये इनको रिब्स कहेंगे, कहेंगे ना? ये रिब्स देख रहे हो, दो रिब्स के बीच में मसल लगी हुई है और तीन तीन मसल लगी है। कभी तो मैंने तीन जगह इसको हाईलाइट करा हुआ है। अरे दिख नहीं रहा क्या? अरे देखो भाई, इस कलर को देखो, एक ये ब्राइट रेड कलर का, एक ये रेड कलर का, एक ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का। दिख रहा है? तीन क्या लगी हुई है? मसल लगी हुई है। इन मसल्स को बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। क्योंकि जब तुम सांस ले रहे हो तो ये मसल भैया प्रोटेक्ट करके रख रहा है लंग को अंदर। इसके अंदर लंग्स पड़ी हुई है, इसके अंदर, मतलब ये बाहर से एक तुमने क्या कर दिया, वॉल जैसा बना दिया, उसके अंदर मसल रखा हुआ है, और सॉरी उसके अंदर लंग्स रखा हुआ है। समझे? बाहर से वॉल बना दिया पूरा। अरे खाली जगह थोड़ी है, ऐसे घुपाओ जरा। अगर पेन कोई घुपाएगा यहाँ पर, मतलब पेन अगर यहाँ फेंकेगा और सीधे तो लंग्स में लग जाएगा फिर। जबकि मैंने बोला लंग्स तो बहुत ज्यादा तुम्हारा डेलिकेट ऑर्गन है। तुम्हारे तो यहाँ पे रिब्स होती है ना, तुम अपने रिब्स में कोई ऐसे उंगली करके नहीं करता किसी को छेड़ने के लिए, ऐसे करता है ना। और तुमने यहाँ पे पेन घुपा दिया बिल्कुल, तो वो तो अंदर लंग्स में चले जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो भैया जो ये तुम्हारी दो रिब्स है ना, इन रिब्स के बीच में मोटी सी लेयर पड़ी है मसल्स की, जिनको बोला जाता है इंटरकोस्टल मसल्स। इंटर मतलब बीच में हो गया ना, रिब्स के बीच में पाई जाने वाली मसल्स को क्या बोल दिया? इंटरकोस्टल मसल्स है। समझे? उसके फिर ये मसल से पूरा तुमने बाहर की वॉल बना दी है। अब अंदर तुमने किसको रखा हुआ है? लंग्स वगैरह को रखा हुआ है। समझे? और अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज्यादा शॉक लग गया किसी को, शॉक मतलब वो नहीं दिमाग वाला शॉक, एक्चुअल में किसी को झटका लग गया यार, किसी को धक्का मार दिया, समझे कि नहीं? कोई अचानक से कहीं खड़ा था, गाड़ी ने हिट कर दिया, कुछ भी हो गया, ठीक है? तो उस समय क्या होगा कि ये जो रिब्स है, सबसे पहले तो यही उस चीज को ऑब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि मसल्स मोटी लेयर मसल की बड़ी हुई है कि वो अंदर लंग्स तक ना जाने दे पाए उस शॉक को। फिर जब वो अगर मान लो अंदर चले भी गया शॉक, फिर जो तुम्हारा वो है लंग्स, उसके बाहर तुम प्लूरल मेम्ब्रेन है, प्लूरल मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन है। फिर उसके बीच में गैप है, मेम्ब्रेन के बीच में गैप है। उस मेम्ब्रेन के बीच में गैप में क्या भर रखा है तुमने? उसमें भरा हुआ है तुमने लिक्विड, जिसको प्लूरल लिक्विड कहेंगे। अब वो शॉक अब्सॉर्ब करेगा। तो इतनी सारी लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है लंग्स को।
फिर भी हम बीड़ी फूंकते रहते हैं और लंग्स अपना डैमेज करते रहते हैं। जबकि लंग्स नहीं होंगे, सॉरी, जबकि अगर लंग्स नहीं होंगे तो क्या होगा भैया, कल को तुम सांस नहीं ले पाओगे। सांस नहीं ले पाओगे तो क्या होगा, तुम्हारा रेस्पिरेशन वाला पार्ट ही नहीं होगा, लिविंग ही नहीं रहेंगे फिर लास्ट में हम, रेस्पिरेशन वगैरह सब कुछ तो एक साथ जुड़े हुए हैं। अरे भैया समझ में आया नहीं आया? एक लास्ट टॉपिक और देख लो, बस कुछ नहीं है, देखना है, बस खाली देखना है, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है, पढ़ा हुआ ही चीज है। दिख रहा है? क्या देख रहे हैं? ये देखो, जो जो और येलो कलर से बना रखा है वो है ऑक्सीजन वाली एयर, चाहे यहां पे देखो चाहे इस वाले पार्ट में देखो। और जो रेड कलर से बना रखा है, रेड कलर जो दिख रहा है वो कौन सी एयर है? कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर। ठीक है, तो यहां देखो सबसे पहले हो क्या रहा है, यहां से येलो वाली एयर आई, देखो पूरी बॉडी के अंदर गई, एल्वियोलाई के अंदर, वहां पे सब कुछ डिस्चार्ज हुआ, मतलब गैसेस का एक्सचेंज हुआ। और फिर यहां पर से कौन सी एयर आ रही है उसके अंदर, एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर आ रही है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस फिर उससे बॉडी के बाहर जा रही है। समझ में आ रहा है? तो हमारी बॉडी के अंदर दो पार्ट होते हैं, दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारे पास एक्सहेलेशन और एक होता है हमारे उसमें बॉडी के अंदर इनहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है, सांस तुम कहां ले रहे हो भैया? बॉडी के अंदर। तो जब बॉडी के अंदर सांस ले रहे हो तो नोस्ट्रल, फिर आएगा नेसल कैविटी, फिर आएगा फेरिंग्स यहां पीछे की तरफ, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलाई, फिर होगा गैसेस एक्सचेंज। फिर एक्सहेलेशन में क्या होगा, कहां से होगा इसका पैसेज? पहले होगा एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से नेसल कैविटी, और नेसल कैविटी से फिर नोस्ट्रल की मदद से बॉडी के बाहर। आ गया पूरा? अब कल क्या करना है, हमें इसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलो फिर।